नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। डीजीपी ने की हर की पौड़ी पर मां गंगा की पूजा। कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न करवाए जाने का दिया आशीर्वाद। कई पुलिस अधिकारी मौके पर रहे मौजूद। नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 2 जगह मतदाता सूची में नाम वाले प्रत्याशी नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव। कहा, ऐसे नाम वाले प्रत्याशियों का चुनाव लड़ना पंचायत राज अधिनियम के विरुद्ध। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने ली बैठक। हल्द्वानी स्थित अपने कैंप कार्यालय में की अधिकारियों से चर्चा। ब्रिटिशकालीन मानचित्र होंगे संरक्षित। व्यापारियों में नगर निगम के खिलाफ आक्रोश। मुखानी कुसुमखेड़ा के व्यापारियों द्वारा महापंचायत आयोजित का सरकार निभाए अपना वादा। आचार संहिता के बीच लगाई जा रही बिजली खंभों पर लाइटें। राजावाड़ा की एक तस्वीर आई सामने। रिटर्निंग अधिकारी विकास नगर ने कहा, निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन अनुसार करेंगे कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की वित्तीय और भौतिक प्रगति की प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की गई। प्रेजेंटेशन में अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय में PMGSY योजना का चौथा चरण गतिमान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 में 2645 गांवों को आच्छादित करते हुए 9500 किलोमीटर की सड़क बनाने का लक्ष्य है। इसके प्रथम फेज में 1370 किलोमीटर की 212 सड़कों की DPR का अनुमोदन किया गया है, जिन पर कार्य चल रहा है। मुख्य सचिव ने PMGSY के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़क निर्माण के कार्यों की गुणवत्ता बेहतर रखें, उसकी प्रगति भी तेजी से बढ़ाना सुनिश्चित करें। वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रामनगर में एक और अवैध मजार पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रशासन ने रामनगर के ग्राम लुटावड़ में रेलवे पटरी के पास रेलवे की भूमि पर अवैध रूप से निर्मित पीर बाबा की मजार को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई को रेलवे विभाग और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। मौके पर रेलवे के अखिलेश कुमार अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। उनके साथ रामनगर के उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार और RPF प्रभारी निरीक्षक सुखवंत सिंह भी कार्रवाई में शामिल रहे। प्रशासन ने साफ कर दिया कि अवैध रूप से सरकारी भूमि पर बने धार्मिक ढांचा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का समर्थन किया और उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में ऐसे प्रयास जारी रहेंगे। ये मजार रेलवे की भूमि पर लोटाबड़ नामक स्थान में थी और इसमें कुछ समय पूर्व शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर एक अवैध रूप से मजार यहाँ पर बनी हुई है। इसमें रेलवे विभाग के अधिकारियों से वार्ता की थी, उनको बताया गया था, उनके द्वारा कुछ कार्रवाई की गई थी। उसके पश्चात रेलवे विभाग और प्रशासन और पुलिस सभी के सहयोग से इस मजार को वहाँ से हटा दिया गया है। अभी तक लगभग 7 से अधिक मजारें हम लोगों ने यहाँ पर से जो अवैध रूप से निर्मित थी उनको हटा दिया गया है। अभियान जहाँ कहीं भी अगर ऐसे अवैध मजार दिखाई जाएंगी, वो नियमानुसार विधिक कार्य करते हुए उनको हटाया जाएगा। श्रावण मास में कावड़ यात्रा भी प्रारंभ हो चुकी है और अलग अलग राज्यों से आए कावड़िए भी जल उठाकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाते हैं। वहीं कावड़ यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो, उसको लेकर के उत्तराखंड पुलिस के DGP दीपम सेठ ने मैं फोर्स अधिकारियों के साथ मां गंगा का पूजन किया। DGP दीपम सेठ ने कहा, हमारी पूरी तैयारी है। इस शुभ अवसर पर आज हम सभी ने गंगा पूजन में एकत्रित होकर प्रशासन और पुलिस की टीम ने, हम सब लोगों ने यही प्रार्थना की है, क्योंकि यह बहुत बड़ा आयोजन है, यह निर्विघ्न सफलतापूर्वक संपन्न हो।
उत्तराखंड ही नहीं बल्कि सीमावर्ती राज्य जहां से कावड़ यात्रा निकलती है, हरियाणा, यूपी, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, सभी से हम लोग निरंतर संपर्क में हैं। हमारी सारी व्यवस्थाएं, चाहे वह सुरक्षा की दृष्टि से हो, यातायात प्रबंधन या फिर नियंत्रण से हो, वह सब चीज हमने पूरी तरह से कर ली है। हमने हरिद्वार से लेकर के नीलकंठ महादेव तक इसके लिए एक पूरी योजना बनाकर जोन, सेक्टर, सब सेक्टर विभाजित किए हैं। उत्तराखंड का पुलिस बल, केंद्रीय पुलिस बल, एसडीआरएफ, ड्रोन्स, इंटेलिजेंस और कुल मिलाकर के 7000 के करीब पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से कावड़ मेले को देखते हुए उत्तराखंड बीजेपी दीपम सेठ ने कहा, इनपुट्स हमारे पास लगातार आते रहते हैं। हमने सभी इनपुट्स को ध्यान में रखते हुए खड़े प्रबंध किए हैं। ये निश्चित है कि गत वर्ष लगभग 4.25 करोड़ कांवड़िए यहाँ पे आए थे और इसमें मुख्यतः लगभग 30% हरियाणा से थे और 25% हमारे सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से थे, बाकी अन्य राज्यों से थे। और जैसा कि अभी शुरुआती इनपुट्स हैं, मुझे लग रहा है कि ये संख्या इससे भी ऊपर जाएगी और भव्य रूप में ये यात्रा होगी। सामाजिक कार्यकर्ता व पत्रकार शक्ति सिंह वर्थवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। इस याचिका का जो मुख्य बिंदु उठाया गया था कि राज्य चुनाव आयोग ने 6 जुलाई 2025 को एक आदेश जारी किया सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को, जिसमें एक इंसान जो नगर पालिका और ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ना चाहता है, ऐसे लोगों में एक स्पष्ट स्थिति बना दी गई है कि वह चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं। इस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि वह लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं। पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 9, उपधारा 6, उपधारा 7 यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम एक ही जगह होना चाहिए। अगर किसी कारणवश किसी व्यक्ति का 2 जगह नाम वोटर लिस्ट में है तो उसे एक जगह से अपना नाम हटा लेना चाहिए, तब वह चुनाव लड़ने का या वोट देने का पात्र हो सकता है। जो प्रश्न इस याचिका में खड़ा था, जो इंसान चुनाव लड़ने के पात्र नहीं है, धारा 9, उपधारा 6, उपधारा 7 के तहत, यानी कि जो 2 जगह वोटर हैं, तो क्या ऐसे लोगों को राज्य निर्वाचन आयोग अपने एक आदेश 6 जुलाई 2025 के सारे जिला निर्वाचन अधिकारियों को कह सकता है कि वे अपने हिसाब से निर्णय ले? इस प्रश्न पर अब आज उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। प्रथम दृष्टि में उच्च न्यायालय ने यह पाया कि एक इंसान धारा 9, उपधारा 6, उपधारा 7, उपधारा उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के तहत एक ही जगह वोट दे सकता है। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग का एक लेटर 6 जुलाई 2025 का था, जो उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने स्थगित कर दिया गया था। इसमें स्टे लगा दिया गया है कि और कहा गया है कि इसमें कोई इफेक्ट नहीं दिया जाएगा। यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र, न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष हुई। याचिका में जो मुख्य बिंदु उठाया गया था वह यह था कि एक और राज्य निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है कि 6 जुलाई 2025 को उसने एक आदेश जारी किया सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को, और ये कहा कि एक इंसान जो नगर पालिका का भी वोटर है और जो पंचायत में भी चुनाव लड़ना चाहता है, तो ऐसे लोगों को लेकर एक अस्पष्टता की स्थिति बना दी कि वो चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं। इस पर उन्होंने एक क्लियर रूप से नहीं कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते, जबकि पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 9 की उपधारा 6 और उपधारा 7 यह स्पष्ट करता है कि एक इंसान एक ही जगह का वोटर हो सकता है, एक ही जगह उसका नाम हो सकता है इलेक्टोरल रोल में, और अगर किसी कारण से उसका नाम 2 जगह है तो उसको किसी एक जगह से अपना नाम कटवाना होगा, तब वो चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो सकता है, वो तब वोट करने के लिए पात्र हो सकता है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी स्थित अपने कैंप कार्यालय में एक बैठक के दौरान कुमाऊं मंडल में उपलब्ध ब्रिटिशकालीन मानचित्रों और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों को संरक्षित करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि ये नक्शे न केवल ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि शहरी नियोजन, भू स्वामित्व, सीमा निर्धारण और विकास कार्यों के लिए भी उपयोगी साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि ऐसे दस्तावेजों को डिजिटल माध्यम से संरक्षित किया जाए ताकि इनका दीर्घकालिक उपयोग और संरक्षण सुनिश्चित हो सके। इस दौरान दीपक रावत ने यह भी कहा कि कई पुराने नक्शे तहसील, नगरपालिका और वन विभाग के अभिलेखागारों में वर्षों से धूल फूंक रहे हैं। समस्त जिलाधिकारियों को अपने अपने जनपदों में ब्रिटिशकालीन नक्शों और दस्तावेजों की सूची तैयार कर शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। देखिए, जो हमारे मटेरियल लैंड रिकॉर्ड्स के हैं
ये अन्य नक्शे हैं, ब्रिटिश कालीन भी है, उससे पुराने भी हैं और ये बहुत अच्छी कंजर्वेशन के स्टेटस में नहीं और ख़राब भी हो रहे हैं। तो इसमें सभी डीएम से मैंने कहा है तो इनको रेस्टोर करने के लिए, और मैंने भी सेक्रेटरी कल्चर को भी लेटर लिखी है कि वो भी इसका एक बड़ा प्रोजेक्ट बना के इसको रेस्टोर करवाएं। अभी कमिश्नरी में जो रिकॉर्ड्स थे उसमें से कुछ मैप्स को मैंने इनफैक्ट उसको रेस्टोर भी करवाया है और अच्छे शेप में उसको लेटेस्ट रेस्टोर करके अभी हम उसको अलग अलग जगहों पे प्रदर्शित भी करें। वहीं प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ग्रामीण इकाई मुखानी कुसुमखेड़ा के व्यापारियों द्वारा आज महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें व्यापारियों द्वारा कहा गया कि नगर निगम के लिए 2018 में जो सरकार ने वादा कर नोटिफिकेशन जारी किया था कि 10 वर्ष तक नए जुड़े बाड़ों से कोई कर नहीं लिया जाएगा, वह वायदा सरकार को लागू करना चाहिए। व्यापारियों ने कहा कि 2028 से व्यापारी स्वयं टैक्स जमा करने को तैयार हैं, लेकिन उससे पूर्व हम पर टैक्स नहीं थोपा जाना चाहिए। सरकार अपना वादा निभाए। उन्होंने कहा कि इस समय व्यापारी अपने को छला महसूस कर रहा है। महापंचायत में वक्ताओं ने कहा कि अभी तक नगर निगम के नए जुड़े बाड़ों में किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई, जैसे पार्किंग की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, सार्वजनिक शौचालय, पेयजल, ड्रेनेज सिस्टम कुछ भी नहीं, तो व्यापारी टैक्स क्यों भरे। अब नगर निगम में जब भी अगली मीटिंग होगी, हम जितने भी पार्षद हैं और सहयोगी पार्षद हैं, नीमा दी हैं और भी सहयोगी पार्षदों की सहायता से इस प्रस्ताव को मैं वहां रखूंगा और हम आगामी मीटिंग में और इसको पास भी कराएंगे। हम उनसे कहेंगे, उन्हें समझाया जाएगा कि आप ही लोगों ने ये प्रस्ताव हमको दिया था और आज आप हमारे सभी व्यापारी भाइयों के संग गलत काम कर रहे हैं, ये काम हम नहीं होने देंगे। नारी उगाई का सबसे ताजा तरीन उदाहरण है। समझ में नहीं आता कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी कह गए 2018 में 10 साल तक किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, फिर ये चुपके से अंदर खाने क्यों इसका नया जीओ बना दिया गया और 2019 में नया जीओ बना दिया गया। ये चोरी से लोगों की जेब से पैसा निकालने को आप क्या कहेंगे? इसे आप उगाही तो कहेंगे? कहाँ लेके जा रहे हैं हमारा स्टेट? जब जन प्रतिनिधियों और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री जी की घोषणा का भी कोई औचित्य नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि जनता फिर क्या करेगी, आंदोलन नहीं करेगी। तो 2018 में सरकार ने जब इस क्षेत्र को नगर निगम में जोड़ा था तो उस समय यहाँ के व्यापारियों, यहाँ के घर वालों से कहा था कि भाई हम 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन आज उन्होंने जो है इसको पलट करके केवल हाउसिंग के लिए करा है और व्यापारियों से लेंगे करके ये बात कह रहे हैं। इसके लिए व्यापारी आंदोलनरत है और हम चाहते हैं कि क्या आज तक इतने समय में इन्होंने सुविधाएं क्या दी? हमें कोई सुविधा नहीं दी गई है और अपने वादे से मुकर रहे हैं। हम लोग आंदोलन हैं, इस आंदोलन को पूरे आग की तरह बनाएंगे और नगर निगम को विवश करेंगे कि 10 साल से पहले हम लोग टैक्स नहीं देंगे किसी कीमत में। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता के बीच विकास नगर डुमेट क्षेत्र के राजावाला में एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां चुनावी आचार संहिता के बावजूद बिजली के खंभों पर लाइट लगवाई जा रही हैं। इन दोनों चुनावी सरगर्मियां तेज और इसी बीच स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि यहां पर आचार संहिता लागू होने के बावजूद बिजली विभाग द्वारा खंभों पर स्ट्रीट लाइटें लगवाई जा रही हैं। इससे क्षेत्र में यह चर्चा का विषय बन गया है कि क्या यह कार्य बिना किसी राजनीतिक दबाव के हो रहा है या फिर चुनावी लाभ के उद्देश्य से। अब आचार संहिता लागू है तो आखिर किसके आदेश पर यह काम हो रहा है? यह सीधा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। रिटर्निंग अधिकारी विकास नगर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मामले का संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मामला आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आ रहा है। मेरे संज्ञान में नहीं है मामला, क्योंकि हम लोग अपने नॉमिनेशन और स्क्रूटनी और नाम वापसी इसी में व्यस्त हैं। तो मैं संबंधित को भेजूंगा जांच के लिए, संबंधित सेक्शन मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और बाकी जो भी प्रशासनिक अधिकारियों को उनसे दिखवा लिया जाएगा और संबंधित अधिशासी अभियंता जी को क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई जो भी माननीय आयोग के गाइडलाइंस के अनुसार जो भी नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने ऋषिकेश गुमानीवाला के आबादी क्षेत्र में लगाए जा रहे कूड़ा निस्तारण प्लांट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने भारत सरकार के वन मंत्रालय के सचिव को शपथ पत्र पेश करने के निर्देश देते हुए पूछा कि वन भूमि किस आधार पर टचिंग ग्राउंड के लिए दी गई है।
मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। विकासनगर के बाड़वाला और राजावाला के जंगलों से सटे एक मकान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घर में अचानक से किंग कोबरा सांप नजर आया। मकान मालिक ने बिना देर किए इसकी सूचना सर्वमित्र संजय नाथ को दी। संजय नाथ तुरंत मौके पर पहुंचे। बड़ी ही सूझबूझ के साथ इस जहरीले सांप को एक प्लास्टिक के कट्टे में बंद कर सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई है। वहीं कई मीडिया प्रतिनिधि भी घटनास्थल पर पहुंचे। संजय नाथ से इस दुर्लभ प्रजाति के सांप को लेकर जानकारी ली गई। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट सुरेंद्र जोशी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने इस मामले की सूचना वन विभाग की एसडीओ शिप्रा शर्मा को दी, जिसके निर्देश पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सांप को सुरक्षित रेस्क्यू करने के बाद सर्पमित्र संजय नाथ और वन विभाग की टीम ने मिलकर किंग कोबरा को सुरक्षित जंगलों में छोड़ दिया। ये मकान के अंदर था। अच्छा राजा वाला। जी 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 ये 2-2.5-3 मीटर होगा। 3 मीटर लंबा सांप है, काफी बड़ा सांप है। हाँ जी। अच्छा, तो अभी जब फॉरेस्ट विभाग से आपने बताया इसके बारे में तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला 2 थे यहाँ कि यहाँ हम तो पकड़ते रहते हैं, आप छोड़ दो, हमें टाइम नहीं। एसडीओ मैडम है डॉक्टर शिप्रा शर्मा, उनसे फोन पे अभी मेरी वार्ता हुई है और उनसे मैंने कहा भी है कि भाई आपके बैरियर वाले आपके कर्मचारी इस तरह का वो क्यों कर रहे हैं। तो उनका कहना ये भी था कि हमारे यहाँ अभी जो इसको रेस्क्यू करता है सांप वाला वो भी नहीं है इस समय मौजूद। तो इसमें ऐसे में हमने उनसे कहा कि भाई ठीक है, रेस्क्यू तो इस बंदे ने कर लिया है, ये संजय नाथ जी हैं, लेकिन बावजूद इसके कि जहाँ पर इसको छोड़ना है रेस्क्यू करने के बाद वो जगह भी हमको सुरक्षित देखनी होगी। अगर हम इस आसपास के जंगल में इसको छोड़ देते हैं इनके माध्यम से तो ये किसी के लिए कभी भी खतरा बन सकता है। जानवर भी चुगते हैं, लोग भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, बूढ़े भी जाते हैं, बाहर के पर्यटक भी आते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बैरियर पे फोन कर दे रही हूँ और हमारी जो टीम है वो इनके साथ जाके कहीं दूरस्थ इलाके में जंगल में इसको छोड़ आएंगे। नैनीताल जिला प्रशासन शहर को केची धाम से रोपवे के जरिए जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। स्थानीय व्यापारी, पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों ने सरकार से ट्रैफिक कम करने और इलाके में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोपवे बनाने की अपील की थी। जिला प्रशासन का कहना है कि काठगोदाम और नैनीताल के बीच प्रस्तावित रोपवे के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। नैनीताल को केची धाम से जोड़ने वाली इस परियोजना के लिए जल्दी तकनीकी सर्वेक्षण शुरू हो जाएगा। इसमें सार्वजनिक परिवहन को भी स्ट्रेंथन करने पर काम चल रहा है, रोड्स की कैपेसिटीज को बढ़ाए जाने पर भी काम चल रहा है। साथ में रोपवे का भी एक प्रपोजल है। काठगोदाम से नैनीताल के रोपवे का तो सर्वे इत्यादि कंप्लीट हो चुका है, उसकी डीपीआर बन रही है। नैनीताल से कैची धाम के लिए भी एक प्रपोजल रखा गया था शासन के सामने, उस पर भी अभी तकनीकी सर्वे होना है। उसके बाद उसकी जो भी फिजिबिलिटी होगी उसको देखते हुए ही आगे डीपीआर निर्माण इत्यादि की कार्रवाई करी जाएगी। खेलों के क्षेत्र में उत्तराखंड लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। वहीं क्रिकेट के क्षेत्र में भी पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं। बात चाहे उत्तराखंड की टीमों के लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन की हो, उत्तराखंड के क्रिकेटरों के सिलेक्शन की हो, या फिर बीते साल उत्तराखंड में हुए भव्य उत्तराखंड प्रीमियर लीग की हो, उत्तराखंड लगातार क्रिकेट के क्षेत्र में हर कदम पर एक माइलस्टोन स्थापित कर रहा है। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन की सेक्रेटरी महिमा वर्मा ने बताया कि हाल ही में बीसीसीआई की पिच क्यूरेटर आशीष भूमिक ने उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा चयन की गई देहरादून के दूधली गांव में तकरीबन 5 बीघा जमीन पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया और वहां पर स्टेडियम बनाने की तमाम तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि बीसीसीआई और उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन मिलकर देहरादून के दूधली गांव में शहर का तीसरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहा है। इसके लिए 50 बीघा भूमि का चयन किया गया है।